हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे छंद शास्त्र। आप देख रहे हैं ऊपर छंद शास्त्र, तो इसका छंद जितने भी आपके छंद हैं उसका कंप्लीट रिवीजन, बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे। तो कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए छंद शास्त्र जो है इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि छंद क्या होता है। फटाफट से अपन रिवीजन करेंगे। छंद संस्कृत भाषा की संस्कृत भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति छदि धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है प्रकाशित होना अथवा आच्छादन करना, ठीक है। छंद का मतलब होता है प्रकाशित करना या आच्छादन करना। अब यहाँ पे देखेंगे कि छंद की जो परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर परिभाषा पूछी जाती है छंद की तो आपको लिखनी पड़ेगी कि जिस काव्य रचना में, जिस रचना में लिखा है आप यहाँ पे लिखेंगे जिस काव्य रचना में मात्रा, वर्ण, यति, गति और उसके बाद में चरण के अंत में तुक का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इन चीज़ों का एक तो क्या होता है, मात्रा का ध्यान रखा जाता है, एक वर्ण का ध्यान रखा जाता है। आपको पता होगा कुछ छंद जो है वो मात्रिक छंद होते हैं, कुछ वर्णिक छंद होते हैं। तो मात्रा का ध्यान रखा जाता है, उसमें वर्ण का ध्यान रखा जाता है। वर्ण यानी अक्षर, ये भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। उसके बाद में गति होती है, गति यानी लय होता है। उसके बाद यति होती है, यति यानी हल्का जो विराम होता है, क्योंकि अपन ने देखा जैसे गीतिका, हरि गीतिका, उसमें 16-12 पर यति होती है, 14-12 पर यति होती है। गीतिका में 14-12 पे होती है, हरि गीतिका में 16-12 पे यति होती है, ठीक है। तो यति का मतलब होता है हल्का सा विराम, और चरण के अंत में फिर तुक का ध्यान रखा जाता है, उसे हम छंद कहते हैं। तो ये हो गई आपकी छंद की परिभाषा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इन सारी चीजों को आपको लिखना है। छंद विधान हेतु कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे वर्ण, मात्रा, यति, गति और चरण, ठीक है। आइए एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और इसका कंप्लीट अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्ण की। वर्ण क्या होता है, तो देखो वर्ण जो है ना, ये भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। भाषा की लघुतम इकाई है वर्ण। जैसे कि मान लीजिए क है, ख है ना, अ है, तो ये एक प्रकार के वर्ण हो गए। ये भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर होते हैं, यानी वर्ण जो है ना, वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अक्षर मैंने वर्ण और वर्ण मैंने अक्षर। इसे अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ओके, आगे बढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन को भी अपन अलग से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। जिनके उच्चारण की पूर्णता में स्वयं क्षमता होती है उसे हम स्वर कहते हैं। मतलब स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं है, आ बोला जा रहा है, तो ये स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में फिर आता है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण की सहायता में स्वरों का योग रहता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजनों में स्वरों का मेल अनिवार्य होता है, तभी उसकी पूर्ण रूप से हम उसका उच्चारण कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक है ये, जैसे क है, ठीक है। तो इसमें अगर स्वर जोड़ दिया जाए तब ये जाके बनेगा क। तो ये हो गया एक व्यंजन हो गया क। इसमें अगर अ नहीं है, अगर स्वर नहीं है तो क ऐसे इससे थोड़ा सा रहेगा। तो इस तरीके से इसका जो है वो उच्चारण करने में हमेशा स्वरों की मदद ली जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फटाफट से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कुछ स्वर और व्यंजनों के उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है आ, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ई, बड़ी ई आदि स्वर है, जबकि क, का, छोटी की, बड़ी की, को आदि जो है वो व्यंजन है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मात्रा की, क्योंकि हमें ये सारे वर्ण, मात्रा, यति, गति, छंद में देखने पड़ते हैं। तो किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उस समयावधि को हम मात्रा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, मात्राएं दो प्रकार की होती है। एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। ह्रस्व यानी जिसे अपन लघु मात्रा भी कहते हैं, ह्रस्व यानी जिसे लघु मात्रा भी कहते हैं, दीर्घ यानी जिसे जो है वो गुरु मात्रा भी अपन कहते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व यानी लघु और दीर्घ यानी गुरु मात्रा। अब देखिए ह्रस्व मात्रा की बात करते हैं, तो ह्रस्व मात्रा में क्या होता है
कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में समय कैसा लगता है भाई, कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इन्हें छंद शास्त्र की भाषा में लघु मात्रा भी कहा जाता है। छोटी मात्रा वाले वर्ण जो हैं उन्हें हम लघु मात्रा वाले वर्ण या ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए लघु वर्ण के ऊपर पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब देखिए, जो ये परीक्षा में पूछा गया था लास्ट ईयर, ध्यान रखना, जो एक मात्रा वाला जो वर्ण होता है, यानी जो लघु वर्ण होता है, उसके ऊपर ऐसे खड़ी पाई की जाती है, ये एक मात्रा हो गई। और जो दीर्घ वर्ण होता है, जो गुरु वर्ण होता है, उसके ऊपर एस की आकृति बनाई जाती है। ये दो मात्राओं के लिए जो है वो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रश्न पूछा था पिछली बार परीक्षा में कि लघु और दीर्घ वर्ण या लघु और दीर्घ मात्रा को व्यक्त करने के लिए आप जो है वो चिन्ह बनाइए। तो ये है लघु मात्रा का एक खड़ी पाई, और एस की आकृति जो होती है ये दो मात्राएं शो करती है। ठीक है, जैसे कि एक है शब्द है कमल, तो क के लिए एक मात्रा, म पर एक मात्रा और ल पर एक मात्रा, तो इन्हें हम कहते हैं ह्रस्व या फिर इसे हम कहते हैं लघु मात्रा। नेक्स्ट है हृदय, तो इसमें भी एक मात्रा है। ठीक है, प्रत्येक में एक एक मात्रा है, तो ये एक मात्रा हो गई। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है हिंदी में लघु मात्राएं निम्नलिखित बताई गई हैं जिनकी गणना एक मात्रा के रूप में होती हैं। तो एक मात्रा वाले वर्ण केवल इतने ही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अ, एक मात्रा वाले वर्ण जो है वो है, एक मात्रा वाले वर्ण है वो है अ, ई, उ, री और ली। ठीक है, ये एक मात्रा वाले वर्ण हो गए। अब है दीर्घ मात्रा। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ मात्राएं कहते हैं। इनकी गणना के लिए एस की आकृति बनाई जाती है और ये दो मात्राएं गिनी जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, दो मात्राएं की गिनती यहाँ पे होती है गिनती। चिन्ह का प्रयुक्त होता है और इसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह, इन सब की दो दो मात्रा हैं। तो ये दो दो मात्राएं यहाँ पर काउंट होती हैं। ठीक है, एक और जैसे का, की, कु, के, काई, को, काउ, कंक, ये बड़ी मात्राएं हो गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। अब देखिए कुछ नियम है, आपको ध्यान रखना एग्जाम में, इसमें से भी प्रश्न, छोटा सा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। तो प्रश्न ये आपको लिखना है कि छंद शास्त्र के नियमानुसार, ठीक है, छंद शास्त्र के नियमानुसार हलंत अथवा जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनकी गणना नहीं की जाती है। हलंत का मतलब जैसे मान लिया आपने देखा ये जैसे क है, तो क के नीचे जैसे ये तिरछी जो लाइन होती है इसे हलंत कहते हैं। ठीक है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर शामिल नहीं है, तो जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, उनकी मात्रा गिनी नहीं जाती है। दूसरा है कि सामान्यतः वर्णों के लघु गुरु होने का विचार उनसे संयुक्त स्वर के लघु या गुरु होने पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर जैसे मान लो अ की मात्रा अगर साथ में है तो वो लघु वर्ण माना जाएगा, और अगर किसी वर्ण के साथ में आ की मात्रा है तो वो जो वो दीर्घ वर्ण माना जाएगा। इसी तरीके से अगर छोटी ई की मात्रा है तो वो लघु माना जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि मान लो की है तो ये छोटी की मात्रा है तो इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी, यानी ये लघु वर्ण हो गया। और इसी तरीके से अगर बड़ी की है तो इसकी दो मात्राएं गिनी जाएगी, यानी ये दीर्घ वर्ण माना जाएगा, दीर्घ मात्रा मानी जाएगी। आगे देखते हैं, यदि व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वर है तो व्यंजन को लघु और दीर्घ स्वर है तो व्यंजन को गुरु माना जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर एक मात्रा है तो लघु और दो मात्रा है तो यानी गुरु है तो उसे जो है वो दो मात्राएं मानी जाएगी उसकी। अगला आगे लिखा हुआ है कि संयुक्ताक्षर के पूर्व वर्ण में गुरु मात्रा लगती है। संयुक्ताक्षर है, ठीक है ना, अभी अपन आगे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि गुरु मात्रा मतलब दो मात्राएं लगती है। अगर संयुक्त अक्षर है तो उससे पहले वाला जो शब्द वर्ण जो होता है उस पर दो मात्राएं काउंट होती है, भले ही वो एक मात्रा वाला हो लेकिन संयुक्त है इसलिए दो मात्राएं। चाहे वह पूर्व वर्ण लघु हो या गुरु, किंतु आधे अक्षर पर कभी मात्रा नहीं लगती है, क्योंकि मात्रा तो केवल स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती। तो ये देखा जाता है कि जो संयुक्त अक्षर है उससे पहले वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर दो मात्राएं लगेगी। इसी प्रकार यदि संयुक्त अक्षर शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो उसकी गणना नहीं की जाती है, मतलब उसे जो है वो छोड़ दिया जाता है बिना मात्रा की गिनती के। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि प्रयोग, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था
कि जो संयुक्त अक्षर है, जैसे मान लो प्रयोग, ये संयुक्त है, ठीक है ना, ये संयुक्त है, तो यहाँ पर प्रारंभ में आ गया इसलिए एक ही मात्रा गिनी जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 2 हो गई, ग के 1 हो गई, इसी तरीके से स्व और 1 हो गई और र की 1 हो गई, स्मरण, ठीक है ना। तो इसकी इस तरीके से अब देखो वाह स्वा, तो इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी, लेकिन वाह की 2 मात्राएं, इसलिए यहाँ पे 2 मात्राएं गिनी गई है। यहाँ पे इसकी मात्रा नहीं गिनी गई है, ठीक है। हाँ, अब देखिए प्रकृति, यहाँ की जो मात्रा है वो इसके साथ गिनी गई तो 2 हो गई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी गिनती करनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हाँ, अब बढ़ेंगे आगे। आगे लिखा देखो, किसी शब्द में चंद्र बिंदु लगने पर मात्रा की गिनती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्र बिंदु का मतलब आप समझते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर जो है ना, जैसे ऐसे अगर चंद्र बिंदु है तो यहाँ पर कोई मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कोई मात्रा वहाँ पर नहीं गिनी जाएगी। लेकिन अगर अनुस्वार वहाँ पर आ गया, ठीक है ना, अगर अनुस्वार है, अनुस्वार मतलब इस तरीके से अगर केवल अनुस्वार है तो उसकी मात्रा जो है वो संयुक्त वर्ण माना जाता है, यानी 2 मात्राएं उसकी गिनी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हंस, तो ह के ऊपर यहाँ पर ह के ऊपर चंद्र बिंदु है तो इसकी एक ही मात्रा गिनी गई है, मतलब चंद्र बिंदु अगर है तो मात्रा नहीं गिनी जाएगी। तो एक मात्रा इसकी ह की और एक मात्रा स की, तो इस तरीके से ये होगी 2 मात्राएं। इस तरीके से चांद, तो देखो च के आ की मात्रा है इसलिए इसकी 2 मात्राएं होगी और द की 1 मात्रा, तो ये होगी 3 मात्राएं। अब देखिए यहाँ पर चंद, तो च के ऊपर अनुस्वार आया है इसलिए इसकी 2 मात्राएं गिनी है, तो अनुस्वार है तो 2 मात्रा और अगर चंद्र बिंदु है तो 1 मात्रा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देखिए, क्योंकि हमें फटाफट आगे बढ़ना है, जल्दी से ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए गति, छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने पर जो लय उत्पन्न होता है, जो लय उत्पन्न होता है उसे हम गति कहते हैं। इसके द्वारा छंद में संगीतात्मकता और ध्वन्यात्मकता आ जाती है। प्रत्येक छंद के पढ़ने की एक विशेष गति होती है। फिर अपन पढ़ेंगे यति, इसका अर्थ होता है ठहरना, हल्का सा विराम जो होता है उसे यति कहते हैं। किसी छंद का वाचन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो विराम आता है उसे हम यति कहते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, अब यहाँ पे देखो हल्का सा रुका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, तो यहाँ पर जब हल्का सा विराम हुआ इसे अपन यति कहते हैं। तो यहाँ पर यति हुई है, देखो अभी यहाँ के कितने पे यति होती कैसे होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 पे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 और 11 पे इसमें यति हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा हुआ है उपयुक्त उदाहरण दोहा छंद का है जिसमें 13 11 मात्रा पर, अब यहाँ पे देखो 13 है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो 13 है, तो यहाँ पे 13 और 11, तो 13 और 11 पे यहाँ पे यति हुई है, तो ये दोहे का उदाहरण है। इसमें प्रयुक्त शब्दों का क्रम बदल देने पर भी यति और गति दोनों ही भंग हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और नेक्स्ट है फिर चरण, ये ना अंतिम जो है वो शब्द है, इसे पढ़ेंगे अपन, इसे पाद भी कहते हैं। काव्य की पंक्ति जो है वो चरण कहलाती है, एक पंक्ति एक चरण कहलाती है। प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती निर्धारित रहती है, इसलिए चरण को लिखने की पद्धति सब छंदों में एक जैसी नहीं है, अलग अलग होती है। अब है छंदों के प्रकार, ठीक है, तो आप देखिए फटाफट से अपन देख लेते हैं छंदों के प्रकार। तो छंद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जिन छंदों में वर्णों यानी मात्रा रहित अक्षर, वर्णों का ध्यान रखा जाता है, वर्णों की गिनती की जाती है, वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। इन्हें भी अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद को भी समवर्णिक, समवर्णिक और सममात्रिक, अर्धसमवर्णिक और अर्धसममात्रिक, और विषम वर्णिक और विषम मात्रिक छंद जो है वो इसमें विभाजित करते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा है मात्रिक और वर्णिक छंदों के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सम, अर्धसम और विषम। अगर
अगर मात्रिक छंद है तो सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। अगर वर्णिक छंद है तो सम वर्णिक, अर्ध सम वर्णिक और विषम वर्णिक। सम वर्णिक किसे कहते हैं? जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे हम सम छंद कहते हैं, जैसे चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका आदि। क्यों? क्योंकि गीतिका में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है, हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है। तो सभी चरणों में समान समान, चरण मैंने पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या समान होती है, इसलिए इन्हें सम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सम मात्रिक का मतलब होता है कि जिस छंद के पहले और तीसरे, है ना, मतलब पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति और दूसरे और चौथे चरणों में अगर वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या अगर बराबर होती है तो उसे अर्ध छंद कहते हैं। अर्ध मात्रिक या अर्ध वर्णिक, अर्ध सम वर्णिक और अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा है, सोरठा है, ये अर्ध सम मात्रिक और अर्ध सम वर्णिक छंद कहलाते हैं। नेक्स्ट है विषम। जिस छंद में 4 से अधिक 6 या 8 चरण होते हैं उसकी मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे छप्पे कुंडलियां ये विषम मात्रिक छंद हो गए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, और अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे अपन गीतिका छंद, हरि गीतिका, जितने भी आपके सिलेबस में हैं वो सारे छंद पढ़ेंगे अपन। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।